अगर आपने मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबाइए और सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए कृपया बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 11 ऐसी टिप्स की जिनको फॉलो करके आप अपना आइडेंटिटी थेफ्ट रोक सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है। ये होता है, इसका मतलब होता है कि आपकी पहचान चुरा लेना। अब मान लीजिए किसी ने मेरे नाम से क्रेडिट कार्ड ले लिया मेरे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे, या किसी ने मेरे डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ करके मेरे नाम से एक मोबाइल कनेक्शन ले लिया, तो वो एक आइडेंटिटी थेफ्ट है। एक होता है मिस्टेकन आइडेंटिटी, वो अलग होता है आइडेंटिटी थेफ्ट से। मिस्टेकन आइडेंटिटी होता है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कुछ गलती लग जाए, जैसे मान लीजिए दो व्यक्ति एक ही नाम के हैं, तो हो सकता है वो किसी और की एंट्री जो है वो मेरे सिविल रिपोर्ट में या क्रेडिट रिपोर्ट में कर दे, तो वो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी है, वो कोई बात नहीं, वो एक ह्यूमन एरर है। लेकिन आइडेंटिटी थेफ्ट होता है कि जहाँ पे फ्रॉडस्टर्स जो हैं वो जानबूझ के व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल करके उसके नाम पे लोन ले लें या क्रेडिट कार्ड ले लें। जैसे काफ़ी आपने मेरे ब्लॉग पे क्वेरीज देखी होंगी जहाँ लोग बोलते हैं कि हमने तो ये लोन लिया ही नहीं था पर किसी और ने हमारे नाम से ले लिया। तो उन लोगों ने क्या किया कि जिन व्यक्ति के साथ ये फ्रॉड हुआ उनका मिसयूज़ किया उनके डॉक्यूमेंट्स का और उनकी आइडेंटिटी चुरा ली, उनकी पहचान चुरा ली। तो ये आइडेंटिटी थेफ्ट होता है। तो इस वीडियो में हम ऐसी ही 11 टिप्स की चर्चा करेंगे जिनको फॉलो करके आप इससे बच सकते हैं। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप 11वें नंबर की टिप ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि अगर आप उस टिप को फॉलो करेंगे तो आप हो सकता है कि 70 से 80% प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर दें आइडेंटिटी थेफ्ट की, या पहचान चुराने की प्रोबेबिलिटी को आप ख़त्म कर दें। तो 11वें नंबर की जो टिप है वो बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसमें बताऊंगा कि फ्रॉडस्टर्स किस तरीके से आपकी आइडेंटिटी चुराते हैं। तो सबसे पहली टिप यहाँ पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि आपकी जो फोटो कॉपी होती है डॉक्यूमेंट्स की, वो आप काफ़ी संभल के सोच समझ के दें जिसको भी आप दे रहे हैं। आप अपनी फ़ोटो कॉपी जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की वो किसी भी आम शॉप से या ज़ीरॉक्स शॉप से ना कराएं। उनकी फ़ोटो कॉपी आप घर से ही ले तो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स की चोरी होती है या उनकी जो गलत इस्तेमाल के लिए चुराए जाते हैं वो फ़ोटो कॉपी की शॉप से ही होता है। तो अगर आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जैसे क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको आप अपने घर में ही उनका प्रिंट लें और अपनी फ़ोटो कॉपी जो डॉक्यूमेंट्स की कराएं तो वो अपने सामने कराएं, किसी को दे के ना आए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन लोगों पे डाउट करें या उन लोगों पे शक करें, पर कटु सत्य यही है कि जो ये जितने भी आइडेंटिटी थेफ्ट होते हैं या पहचान चुराई जाती है या डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ होता है, वो ज़्यादातर केसेस में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फ़ोटोकॉपी की शॉप से ही चुराए जाते हैं। तो आप अपने सामने फ़ोटोकॉपी कराएं, ध्यान से करवाएं और किसी विश्वास या पहचान वाले व्यक्ति की शॉप से ही आप अपने डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी कराएं, उससे आप आइडेंटिटी थेफ्ट को रोक सकते हैं। नंबर 2 की जो टिप है वो ये है कि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करते हैं किसी भी बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो सिर्फ बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऑथराइज्ड पर्सन को ही हैंड ओवर करें और उन डॉक्यूमेंट्स की एक्नॉलेजमेंट लेना ना भूलें। बहुत सारे केसेस में जो मैंने देखा है कि जो कस्टमर हैं, ग्राहक हैं या क्लाइंट्स हैं बैंक के, वो डॉक्यूमेंट्स तो दे देते हैं पर उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं लेते, या काफ़ी केसेस में वो बैंक को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने व्यक्ति को भेज दीजिए हमारे घर पे या ऑफिस में, हम डॉक्यूमेंट दे देंगे। तो वो जो व्यक्ति आते हैं वो आपको मालूम नहीं कि बैंक के एम्प्लॉय हैं या नहीं हैं और वो आप उनको अपने डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर कर देते हैं। तो ये सारा कार्य चलता विश्वास पे है, लेकिन अगर कहीं पर भी कोई गलती हो जाए या कहीं पर कोई गलत इस्तेमाल हो जाए तो उसके लिए किसकी जिम्मेदारी है, ये इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता, पर आप इसके बारे में ज़रूर सोचें। अपना कुछ समय बचाने के लिए अगर आप किसी को बुला रहे हैं तो ज़्यादातर केसेस में डॉक्यूमेंट्स जो कलेक्ट करने आते हैं वो थर्ड पार्टी मार्केटिंग एजेंसीज होती हैं या DSAs होते हैं, तो वो जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं होते बैंक्स के। उसके अंदर अगर आपके डॉक्यूमेंट्स का गलत इस्तेमाल हो जाता है या आपकी आइडेंटिटी चुरा ली जाती है या उनका मिसयूज़ होता है डॉक्यूमेंट्स का, तो उस केस
इसमें आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने वो डॉक्यूमेंट्स दिए थे। तो बेहतर यही होगा कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को देने हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देने हैं, आप खुद जाएं बैंक में या ब्रांच में और आप खुद जमा कराएं उन डॉक्यूमेंट्स को। और जिस एम्प्लॉय को आप ये डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं उनसे आप एक्नॉलेजमेंट ज़रूर ले लीजिए, ताकि आपके पास प्रूफ रहे कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे और किसको दिए थे आपने। अब तीसरे नंबर पे जो टिप आती है वो ये आती है कि जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप उनको वाटर मार्क कर लीजिए। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने जब अपनी प्रॉपर्टी खरीदी तो मैंने अपनी सेल डीड को वाटर मार्क कर लिया। उसके ऊपर आप लिख दीजिए कि डुप्लीकेट कॉपी या ज़ेरॉक्स कॉपी, फ़ोटो कॉपी या ऐसा करके डू नॉट कॉपी, ऐसे करके आप उसके ऊपर वाटर मार्क कर लीजिए। तो जो वाटर मार्क डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका थेफ्ट करना, उनको रेप्लिकेट करना एक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कार्य है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर लीजिए, आप उनको नहीं रेप्लिकेट कर पाएंगे। तो इस केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेरे दिमाग में आता है वाटर मार्किंग के लिए, वो सेल डीड की कॉपी होता है, क्योंकि सेल डीड की कॉपी का भी मिसयूज़ हो सकता है। और जब आप घर खरीदते हैं तो उसके बाद आपको वो कॉपी कई जगह देनी पड़ती है, कुछ जगह एजेंट्स को भी देनी पड़ती है। जैसे अगर आप घर के बिजली के मीटर में नाम चेंज करा रहे हैं, पानी के मीटर में नाम चेंज करा रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स में नाम चेंज करा रहे हैं, इन सब जगह आपको कॉपी देनी पड़ेगी सेल डीड की। तो आप उसमें ओरिजिनल की फ़ोटो कॉपी नहीं दे सकते, आप उसको वाटर मार्क करिए और उसके बाद आप जिसको देना चाहें दे सकते हैं, उसका मिसयूज़ नहीं होगा। इसी तरह आप और दूसरे डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई करिए जहाँ पे आपको वाटर मार्किंग की ज़रूरत है। और ये वाटर मार्क जो है आप किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। काफ़ी सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप कोई भी रिलायबल सॉफ्टवेयर फाइंड आउट करिए और उसको यूज़ करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स की वाटर मार्क करके उनकी कॉपीज़ अपने पीसी में या लैपटॉप में सेव करके रखिए। तो जो भी आपको वो कॉपी मांगे आप वाटर मार्क कॉपी को ही प्रिंट करके या फोटो कॉपी करके या वही कॉपी आप ईमेल के द्वारा भेज सकते हैं। अब चौथी टिप यहाँ पे ये है कि जो आपके क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे पैन और आधार कार्ड, उनकी डिटेल्स आप किसी के साथ मत शेयर करिए। जैसे पैन नंबर और पैन के ऊपर जो दी गई डिटेल्स हैं, या आधार नंबर या आधार के ऊपर दी गई जो डिटेल्स हैं, वो आप किसी के साथ मत शेयर करिए, क्योंकि अगर वो डिटेल्स किसी के पास आ गई तो वो व्यक्ति आपके इन डिटेल्स का मिसयूज़ कर सकता है। तो जब भी आप पैन की कॉपी या आधार की कॉपी कहीं भी सबमिट करें तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि वो ऑथराइज्ड एजेंसी है और आप किसी रिलायबल या विश्वसनीय व्यक्ति को ही उनकी कॉपी सबमिट करें। और जहाँ पे आप सेल्फ अटेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको और भी ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मान लीजिए मेरे पास सारी आधार की आपकी डिटेल्स हैं या आपका मोबाइल नंबर है, अभी तो वैसे OTP की फंक्शनैलिटी भी है, लेकिन वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि सिम कार्ड्स को भी डुप्लीकेट किया जा सकता है, जो कि अभी रिसेंटली एक फ्रॉड सामने आया है। तो वो हम एक आगे वाले पॉइंट में चर्चा करेंगे उसकी। पर पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप अपनी पैन और आधार की जो डिटेल्स हैं, स्पेशली आपका पैन नंबर और आधार नंबर, किसी के साथ भी मत शेयर करिए, सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन के साथ ही शेयर करिए ताकि उसका मिसयूज़ ना हो। अब यहाँ पांचवी टिप ये आती है कि जब आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट निकालते हैं उसमें 2 सेक्शन होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है कि क्रेडिट इंक्वायरीज और एक होता है नॉन क्रेडिट इंक्वायरीज। कुछ रिपोर्ट्स में एक इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन करके एक सेक्शन होता है। आप हर 6 महीने में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट निकालिए और इन सेक्शंस को ज़रूर चेक करिए। मैं अपने केस में बताता हूँ कि कुछ समय पहले मैंने देखा कि एक पर्सनल लोन की इंक्वायरी थी मेरे क्रेडिट रिपोर्ट में। जब मैंने बैंक से चेक किया तो उन्होंने बोला कि वो गलती से उन्होंने एंट्री कर दी, पर यहाँ पे सस्पिशन रेज होता है कि कहीं और मेरी जगह पे तो लोन अप्लाई नहीं कर रहा। और ये काफ़ी कॉमन है लोन के मामले में कि आपके डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ हो सकता है। कोई हो सकता है कि आपके नाम पे अकाउंट खुलवा दे, लोन ले ले, क्रेडिट कार्ड ले ले या सिम कार्ड ले ले। तो प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम होती है पर उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपनी क्रेडिट रिपोर्ट हर 6 महीने में निकालें और उसके अंदर जो आपकी इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन या क्रेडिट इंक्वायरीज या नॉन क्रेडिट इंक्वायरीज करके जो सेक्शन होता है वो बहुत क्रिटिकल सेक्शन होता है। वहाँ से आपको पता लगेगा कि कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपकी क्रेडिट रिपोर्ट में एंट्री या आपके क्रेडिट रिपोर्ट में डिप तो नहीं कर रहा, कोई इंक्वायरी तो नहीं कर रहा। अगर ऐसी कोई इंक्वायरी हो रही है तो आप उसके बारे में ज़रूर मालूमात करिए, उसको इग्नोर मत करिए। हो सकता है कोई आपके डॉक्यूमेंट्स या आपकी पहचान चुरा के आपके नाम पे लोन लेने की कोशिश कर रहा हो, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। अब यहाँ पे टिप नंबर जो 6 है वो है सोशल मीडिया के ऊपर आप
क्या क्या जानकारी शेयर करते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे उनकी A to Z कंप्लीट जानकारी अवेलेबल होती है, उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, कई लोगों ने अपना एड्रेस भी डाला होता है वहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि उसका औचित्य क्या है, आप किस लिए अपना एड्रेस वहाँ डाल रहे हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा जानकारी ना शेयर करें। आपने काफ़ी न्यूज़ रिपोर्ट्स देखी होंगी कि जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं या जिन लोगों के इरादे ठीक नहीं होते, वो सोशल मीडिया पे जो पब्लिक डोमेन में जानकारी अवेलेबल है उसका मिसयूज़ करके वो किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो नुकसान फाइनेंशियल हो, वो दूसरे तरह के भी नुकसान हो सकते हैं। तो इसलिए आप इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि आप सोशल मीडिया पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे दे सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ देना, अगर आप चाहते हैं कि आपके डेट ऑफ बर्थ पे, आपके बर्थडे पे आपको 400-500 लोग विश करें, तो वहाँ पे आपको ज़रूरी नहीं कि आप अपना ईयर ऑफ बर्थ बताएं, आप सिर्फ अपनी डेट भी डाल सकते हैं। मान लीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ 6 जून 1982 है, तो वहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि आप ये लिखें 6 जून 1982, वहाँ आप सिर्फ 6 जून भी लिख सकते हैं, ताकि किसी को ये ना मालूम हो कि आपकी ईयर ऑफ बर्थ का है। तो आप इस चीज़ का काफ़ी ध्यान रखिए कि आप सोशल मीडिया पे क्या क्या जानकारी शेयर कर रहे हैं। वहाँ पे ऐसी कोई जानकारी शेयर ना करें जिससे आपकी पहचान चुराई जा सके, क्योंकि आपको मालूम नहीं कि कौन किस इरादे से आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल को एक्सेस कर रहा है। अब यहाँ पे नंबर 7 का जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि आज के डेट में जैसे काफ़ी लोग जो है अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहाँ पे लेटर बॉक्स जो है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे या बेसमेंट में होता है। अब काफ़ी लोग अपना लेटर बॉक्स जो है कई कई महीने तक चेक नहीं करते। अब मेरी अपनी सोसाइटी में मैंने देखा है काफ़ी लोग अपना लेटर बॉक्स नहीं खोल के देखते, उसमें उनके लेटर बिल्कुल भर जाते हैं, फिर वो डाकिया क्या करता है या कुरियर बॉय क्या करता है, वो बाहर रखने शुरू कर देता है। अब किसी एक व्यक्ति का मैंने देखा कि वहाँ पे उनका जो इनकम टैक्स का एक लेटर आया हुआ है वो बाहर पड़ा हुआ है, किसी की क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट बाहर पड़ी हुई है, किसी का पोस्टपेड का बिल बाहर पड़ा हुआ है। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर किसी की नीयत ठीक नहीं है, इन डॉक्यूमेंट्स को वो वहाँ से उठा के वो किसी भी तरीके से मिसयूज़ कर सकता है। अगर मान लीजिए मुझे किसी व्यक्ति का पोस्टपेड का बिल मिल जाए और उसके अंदर एक और आईडी प्रूफ मैं कहीं से अरेंज कर लो, या कुछ और आयकर विभाग का जो नोटिस है या उनका जो रिटर्न की एक्नॉलेजमेंट है, कुछ भी एक्सेसमेंट का जो कम्युनिकेशन है, अगर ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हों तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप सोचेंगे कि इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, पर इन चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर किसी की नीयत ठीक नहीं है तो वो इन चीज़ों का मिसयूज़ करके, इन डॉक्यूमेंट्स का मिसयूज़ करके आपकी आइडेंटिटी चुरा सकता है। तो आप अपने रेगुलरली अपने लेटर बॉक्स को चेक करते रहिए, वहाँ पे आपको क्या कम्युनिकेशन आ रहा है, क्या डाक आ रही है, वो सब आप देखते रहिए। इस केस में हो सकता है कि कोई आपसे इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन भी छूट जाए, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप, मैं मानता हूँ हो सकता है आप बहुत बिजी हो, पर हर हफ्ते में एक बार आप तो अपना लेटर बॉक्स ज़रूर चेक कर सकते हैं। उसमें आपको ही फ़ायदा है और आपको पता रहेगा कि आपको क्या क्या कम्युनिकेशन आ रही है, और आपकी जो आइडेंटिटी थेफ्ट की पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ 8वें नंबर पे आता है कि मान लीजिए मैं अपना मोबाइल बेच रहा हूँ या मेरा मोबाइल चोरी हो गया, भगवान ना करे मेरा मोबाइल चोरी हो जाए। वहाँ पे मैंने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाली हुई है, बैंक की ऐप्स मैंने डाउनलोड की हुई है, तो इन सब ऐप्स को या ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है मोबाइल के ऊपर, आज के डेट में काफ़ी ऐसी ऐप्स भी हैं जो डाउनलोड करके आप रिमोटली अपने मोबाइल का पूरा डेटा डिलीट कर सकते हैं या उड़ा सकते हैं। तो आप उन ऐप्स का भी ज़रूर फ़ायदा उठाएं, और जो आपकी मोबाइल बैंकिंग की ऐप्स हैं, वॉलेट ऐप्स हैं, या जो जहाँ पे सेंसिटिव जानकारी आपकी सेव रहती है, उन सब ऐप्स को आप लॉक करके रखें। आज के डेट में हर मोबाइल, जो नए मोबाइल आ रहे हैं, लगभग हर मोबाइल में फिंगरप्रिंट लॉक होता है, तो आप फिंगरप्रिंट लॉक का यूज़ करें या उसको डबल सेफ्टी के लिए डबल लॉक करके रखें। अगर आप अपने मोबाइल को लॉक करके रखेंगे, उसी तरीके से आप अपने लैपटॉप को भी लॉक करके रखिए। लैपटॉप में भी काफ़ी फीचर्स होते हैं लॉक करने के, डबल लॉक करने के। आप पिन से लॉक कर सकते हैं अपने लैपटॉप को, या कई लैपटॉप्स में फैसिलिटी होती है कि आप फिंगरप्रिंट से लॉक कर सकते हैं। तो उस केस में क्या है कि अगर आपका मान लीजिए गैजेट चोरी भी हो जाता है, तो उस केस में वो जो जिसका मिलेगा या जो फ्रॉडस्टर अगर कोई चुरा लेता है, तो उनको उस लैपटॉप को एक्सेस करने में या मोबाइल को एक्सेस करने में काफ़ी दिक्कत होएगी, और मेनवाइल आप अपनी रिमोट एप्लीकेशन से अपने मोबाइल का डेटा डिलीट भी कर सकते हैं। कई बार होता है कि आप रिपेयर के लिए दे देते हैं मोबाइल, तो वो लोग पूछते हैं कि आप पासवर्ड बताइए, आप बता देते हैं, लेकिन वो आपका पूरा डेटा एक्सेस कर सकते हैं।
तो ऐसे सब केसेस में आप हमेशा ऑथराइज सेंटर को ही अपना मोबाइल रिपेयर के लिए दीजिए, या लैपटॉप भी किसी ऑथराइज सेंटर पे ही दीजिए। और अपने मोबाइल और जो लैपटॉप है या दूसरे गैजेट्स हैं जहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन सेव करके रखते हैं, जैसे टैबलेट्स वगैरह, उन सबको आप लॉक करके रखिए और कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वहाँ पे ना स्टोर करें तो बेहतर रहेगा। वो सारी इन्फॉर्मेशन आप किसी कागज़ पे लिख के अपने लॉकर में या किसी सेफ जगह पे रख सकते। तो यहाँ नंबर 9 पे आता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट किसी को भी हैंड ओवर करें, उस डॉक्यूमेंट पे आप पर्पस ज़रूर लिख दीजिए। अगर आप मोबाइल कनेक्शन के लिए वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं तो लिख दीजिए कि आप ये डॉक्यूमेंट्स इस कंपनी को मोबाइल कनेक्शन के लिए दे रहे हैं, या आप ये डॉक्यूमेंट्स इस बैंक को अपना बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए दे रहे हैं, डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि उन डॉक्यूमेंट्स का कहीं और इस्तेमाल नहीं होगा। अगर मैं लिख दूंगा कि मैं डॉक्यूमेंट इस पर्पस के लिए दे रहा हूँ, तो वो मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल होंगे। तो उससे मेरी जो आइडेंटिटी थेफ्ट या पहचान चुराने की जो पॉसिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो हर डॉक्यूमेंट पे लिखना ज़रूरी है कि आप ये किस पर्पस के लिए दे रहे हैं। अगर आप लोन लेने के लिए दे रहे हैं तो लिखिए कि आप ये पर्सनल लोन लेने के लिए दे रहे हैं या होम लोन लेने के लिए दे रहे हैं। तो पर्पस लिखना बहुत ज़रूरी है हर डॉक्यूमेंट के ऊपर। अब नंबर 10 पे आता है कि जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप हमेशा एक सेफ कस्टडी में रखिए, लॉक करके रखिए, या बेहतर यही होगा कि आप उनको बैंक लॉकर में रखिए, क्योंकि हो सकता है आपके घर में काफ़ी लोगों का आना जाना हो। कई लोगों के पास मैंने देखा है कि उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक खुली अलमारी में रखे हुए हैं, तो कहीं पे भी चोरी होने की पॉसिबिलिटी होती है या कोई उसमें मिसप्लेस होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो आप जो भी आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, छोटे से छोटा या इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब डॉक्यूमेंट्स को आप ज़रूर संभाल करके रखें और उनको लॉक करके रखें। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको लॉक करके रखिए ताकि उनकी चोरी ना हो सके। और अगर आपका कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चोरी भी हो जाता है तो आप उसकी FIR ज़रूर कराइए ताकि उसका मिसयूज़ ना हो सके। अब कुछ केसेस में आप सोचेंगे कि FIR करानी क्यों ज़रूरी है, तो अगर वो मिसयूज़ हो जाए तो कल को आपकी बात का कोई यकीन नहीं करेगा कि वो डॉक्यूमेंट चोरी हो गया था। तो चाहे छोटे से छोटा डॉक्यूमेंट चोरी हो जाए, जैसे मेरे एक फ्रेंड है उनकी 10th की मार्कशीट चोरी हो गई, तो उसके लिए भी मैंने उनको सलाह दी कि आप उसकी FIR लिखवाइए। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आपका ओरिजिनल चोरी हो जाए आप उसकी FIR ज़रूर लिखवाइए। अब यहाँ पे 11वें नंबर की टिप जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और उसको आप ध्यान से सुनिएगा, वो ये है कि जहाँ पे आप अपने जो पर्सनल डिटेल्स हैं वो किसी को भी ओपनली मत दीजिए। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप कहीं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरवा रहे हैं या किसी शॉपिंग मॉल से आप शॉपिंग करके बाहर निकल रहे हैं, सुपरमार्केट से बाहर निकल रहे हैं पेमेंट करके, उस समय कोई व्यक्ति आपके पास एक पेन और पेपर लेके आएगा जल्दबाजी में और बोलेगा कि ये लकी कूपन है, आप अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल, डेट ऑफ बर्थ या 4-5 डिटेल्स आप दे दीजिए और आप इसमें एक हॉलीडे जीत सकते हैं, LED TV जीत सकते हैं या एक मोबाइल फ़ोन जीत सकते हैं। यकीन मानिए आप कुछ नहीं जीतने वाले हैं। ये सब एक फ्रॉड करने का तरीका होता है या डेटा माइनिंग होती है। काफ़ी केसेस में वो डेटा माइनिंग की एक्टिविटी भी होती है कंपनीज़ के लिए, जो मार्केटिंग एजेंसीज डेटा कलेक्ट करते रहती हैं कस्टमर्स का। लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि आपका डेटा गलत इस्तेमाल हो जाए और आपका जो डेटा आप उनको देंगे, पर्सनल डिटेल्स जो आप देंगे, उसका कहीं मिसयूज़ हो जाए। तो आप इस चीज़ का एक काफ़ी ध्यान रखिए कि आप किसी को भी, अनजान व्यक्ति को, चाहे वो किसी मार्केटिंग एजेंसी से है, किसी कंपनी से है, आप अपनी पर्सनल डिटेल्स कभी मत शेयर करिए। यही सलाह मैं आपको तब भी दूंगा कि जब आप किसी होटल में जाते हैं, वहाँ भी वो आपको फीडबैक फॉर्म देते हैं। मैं कभी भी वहाँ पे अपना नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या ये सब डिटेल्स वहाँ पे नहीं फिल करता, क्योंकि ये आपको मालूम नहीं कि ये डिटेल्स किन के पास जाएंगी और इसका क्या इस्तेमाल होगा। तो आपके पास कोई ऐसा इंसेंटिव भी अगर हो, कोई आपको बोले कि हम आपको 50 रुपये का डिस्काउंट देते हैं, 100 रुपये का डिस्काउंट देते हैं डिटेल्स फिल करने के लिए, तो मैं आपको ये कभी सलाह नहीं दूंगा कि आप एक छोटे से अमाउंट के लिए अपनी आइडेंटिटी को खतरे में डालें। ऐसी किसी भी जगह जहां आप अनजान जगह पे जा रहे हैं, जहां पे आपको कोई मालूम नहीं कि ये लोग कौन हैं, वहां पे आप अपनी पर्सनल डिटेल्स मत दीजिए, किसी भी हालत में मत दीजिए, क्योंकि वो आपकी चुराई जा सकती हैं, आपका आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है या आपका उन डिटेल्स का गलत इस्तेमाल हो सकता है। अब मोबाइल सिम के केस में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोबाइल सिम्स जो हैं वो रेप्लिकेट भी हो सकते हैं, जैसा कि मैं इस वीडियो के शुरुआत में आपको बता रहा था। वहाँ पर आपको शायद हो सकता है एक SMS आए कि आपका हम सिम जो है 3G से 4G में अपग्रेड कर रहे हैं। ये रिसेंट न्यूज़ में था, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो फ्रॉडस्टर्स है उन्होंने एक मैसेज भेजा कि हम आपका सिम
3G से 4G में अपग्रेड कर रहे हैं, आप अपने सिम का नंबर जो है इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर SMS कर दीजिए। तो वहाँ पे जैसे ही कस्टमर ने मैसेज किया तो उन फ्रॉडस्टर्स ने जो कस्टमर का सिम था उसका डुप्लीकेट सिम बनवा लिया कंपनी से। और फिर क्या हुआ कि उनके पास उनके बैंक अकाउंट्स की जानकारी थी, तो बैंक अकाउंट्स से ट्रांजैक्शन करने के लिए OTP की ज़रूरत होती है, तो OTP जो है वो डुप्लीकेट सिम पे आया और उधर कस्टमर्स को मालूम हुआ कि उनके अकाउंट से काफ़ी पैसे निकल गए। तो ये एक्चुअली में होता कैसे है, ये ज़्यादा डिटेल जो है वो न्यूज़ में नहीं आती, पर ऐसा होता है ज़रूर। तो उसमें कोई भी आपको फ़ोन करके बोले कि आपका सिम नंबर चाहिए या आपका सिम की डिटेल्स चाहिए या हम आपको अपग्रेड कर रहे हैं या हम बैंक से बोल रहे हैं। ये मैंने आपको अपने पिछले क्रेडिट कार्ड फ्रॉड वाले वीडियो में भी बताया था कि आप इस तरह की जानकारी कभी किसी से ना शेयर करें, क्योंकि इसमें आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपकी आइडेंटिटी चुराई जा सकती है या आपकी पहचान चुराई जा सकती है। उसमें फ्रॉडस्टर्स हमेशा नई नई टेक्निक लेके आते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट करने के लिए। तो आपको हमेशा सावधान रहना पड़ेगा और उनका हमेशा टारगेट जो रहता है, सबसे पहला टारगेट बुज़ुर्ग लोग रहते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग इतना ध्यान नहीं देते या उनको इन सब चीज़ों के बारे में मालूम नहीं होता। तो इसलिए आप सब अपने परिवार में इन सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करिए कि अपनी जो पर्सनल डिटेल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो किसी के साथ ना शेयर करें, ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें आइडेंटिटी थेफ्ट से या पहचान चुराने वाले जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनसे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जो 11 टिप्स मैंने आपको बताई हैं वो आपको पसंद आई होंगी। ये वीडियो आप अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर भी कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। इस वीडियो के संबंध में अगर आप कोई और जानकारी चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है, कमेंट है, फीडबैक है, सुझाव है, अब वो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब के ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे है, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को आप दबा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।